अक्सर मैं देखता हूँ कि कहीं सभा में जब जाता हूँ तो इधर का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इधर का पलड़ा भारी है। मैं बैठा था, इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि इधर का पलड़ा भारी बहुत देखा हूँ, लेकिन इधर का पलड़ा भारी पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं अनपरा की अपनी सारी बहनों को, अपनी सारी माताओं को और अपनी सारी बेटियों को मैं सम्राट अशोक क्लब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे मंच पर आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस पूरी परियोजना को चला रहे जो हमारे मुख्य अतिथि जो बैठे हुए हैं। अभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने पूछा है कि सर टाइम का अभाव तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ सुन के जाऊंगा। शायद हम लोगों की किस्मत है कि ऐसे हमारे मुख्य अतिथि मिले हैं जो सब कुछ सुन के जाने वाले हैं। तो हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे दूधनाथ सर जी उपस्थित हैं। एक बार आप लोग एहसास करा दीजिए। मैं पूरे सम्राट अशोक क्लब की तरफ से सर आपका अभिनंदन और स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच आए हैं और हमारे मंच पर बैठे हुए सोशल मीडिया के राष्ट्रीय सोशल मीडिया के प्रभारी अवधेश जी, जवाहर जी, सुशीला वर्मा जी और हमारी योगेंद्र मौर्य जी, शंभुनाथ जी और आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे भरत सिंह जी। आज का जो ये कार्यक्रम है यह सम्राट अशोक के जन्म के संबंधित है। यह कार्यक्रम 5 अप्रैल को मनाया गया पूरे देश में और बड़े धूमधाम के साथ, क्योंकि यह जो पर्व है वह हर वर्ष चैत मास की अष्टमी को पड़ता है और उसी दिन पूरे दुनिया में अशोक जयंती मनाई जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि जिस राजा का प्रतीक अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज में हो, अशोक स्तंभ हमारी राज मुद्रा में हो, जो पूरे दुनिया में हमें भारतीय होने का गौरव प्रदान करता है। पूरा देश मनाना तो चाहता है, लेकिन सारे लोगों के नाम पर जन्मदिन पर छुट्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय झंडा जिसके नाम से है उसके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश नहीं आज तक। यह कितनी बड़ी उपेक्षा। पहली बार मैं बिहार की धरती को नमन करता हूं कि पहली बार बिहार की सरकार ने सम्राट अशोक के जन्मदिन पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। इसलिए मैं वहां की सरकार का भी नमन करता हूं। लेकिन असली गौरव तब मिलेगा जब पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होगा। तो आज का जो पर्व है, ऐसे सम्राट के बारे में हम लोग आज मना रहे हैं जयंती, जिसे हम वर्षों से भूले हुए थे। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि जो बातें हमारे इतिहास में है वो हमारे संस्कृति में नहीं है। क्योंकि संस्कृति उसे कहते हैं रोज के रहन सहन की शैली का नाम संस्कृति है। रोज क्या करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसकी वंदना करते हैं, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। तो जो बातें इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा, हकीकत के तौर पे, सच्चाई के तौर पे, उस बात को हम लोगों ने समाज में कभी नहीं देखा, संस्कार में कभी नहीं देखा। और जिसको रोज समाज में देखा, जिसको रोज संस्कार में देखा, उसको कहीं इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा। इसका मतलब या तो कहीं
क्योंकि अब तक सम्राट अशोक को हम लोगों ने जब भी पढ़ा है भारतवर्ष में, तो एक जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया, सामान्य ज्ञान का। क्योंकि हमारे देश IAS और PCS की जब परीक्षा होती है तो प्राचीन इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं, सम्राट अशोक पे सवाल पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म पर सवाल पूछे जाते हैं। हमारे देश का नौजवान परीक्षा की तैयारी करने के लिए अशोक को पढ़ता है, इस देश की समस्या का समाधान समझकर नहीं पढ़ता। जबकि हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग संस्कार, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, जहाँ सारी विविधता ही विविधता है। ऐसी विविधताओं के देश को कैसे चलाया जाए, यह आज़ादी के बाद सवाल खड़ा हो गया। जहाँ इतनी विविधता हो, इतना धर्म हो, इतनी संस्कृतियाँ हो, ऐसे देश को किसके हिसाब से चलाया जाए, कैसा कानून बने, कैसा विधान बने, और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कैसे होने चाहिए जो पूरे राष्ट्र को समेटे हुए हो और हर संस्कृति का सम्मान कर रही हो। ऐसा प्रतीक चिन्ह की तलाश करने लगे हमारे संविधान निर्माता। तब देखा कि पूरे 5-4 साल के इतिहास में सम्राट अशोक का ही एक ऐसा शासन काल है, सम्राट अशोक का ही ऐसी नीतियां हैं जो विविधताओं से भरी पड़ी थी, और उन्हीं के नीतियों पर इस देश को चलाया जा सकता है। इसलिए गीत से शुरुआत हुई कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अभी गुटलक गा रही थी कि विजयी विश्व तो गाया गया कॉलर उठा के, लेकिन कहीं बताया नहीं गया कि विजयी विश्व कौन हो। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि हो सकता है कि सम्राट अशोक की चर्चा करनी पड़ती, सम्राट अशोक के बारे में बताना पड़ता। तो आज इतने दिनों के बाद पहली बार पूरे देश में देख रहा हूं, होड़ लगी है सम्राट अशोक के जयंती को मनाने की। इसका मतलब भारत अब लौट रहा है अपनी पुरानी दुनिया में, अपनी गौरवशाली दुनिया में लौट रहा है। और जब यात्रा शुरू हो गई है तो मुकाम तक पहुंचेगी, आज नहीं तो कल। तो जब हमारे देश का संविधान बनने लगा तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसा हो, राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कैसे हों, हमारे सामने बंदूकें लेके नहीं खड़े होते। क्योंकि दुनिया में हमने मैसेज भेजा है कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। अब परिवार क्यों कहा? क्योंकि परिवार होने के लिए परिवार से लगाव होना बहुत जरूरी है, और परिवार में लगाव जितना ज़्यादा अपना पुत्र और पुत्री के प्रति होता है, वहीं से शुरू होता है। तो अशोक ने पूरी दुनिया में लगाव पैदा करने के लिए पहले समस्त प्रजा को अपनी संतान का, कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, और संतान कह देने से ही राजा पूरे लोगों के उत्तरदायित्व को अपने सिर पे ले लेता है। उसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं राजा हूँ। यहाँ के वन जीव, तालाब, पोखरे, पहाड़, नदी, जो कुछ भी है, सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ये कब होता है? जब प्रजा को हम अपनी संतान मान लेते हैं, माने राजा की जिम्मेदारी है। लेकिन आज का राजा क्या बोलता है कि आप सब तो परम पिता परमेश्वर की संतान हो, रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है। इसका मतलब अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि महिला हमारे समाज में असुरक्षित है, तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे भोगना ही पड़ेगा। ये बात कितनी खराब लग रही है। अगर किसी बहन के किस्मत में अगर बलात्कार होके ही मरना लिखा होगा तो सरकार क्या करेगी इसके लिए? रब जो चाहे वही होना है, आदमी तो खिलौना है। जब तक ये भूसा निकलेगा नहीं अपने दिमाग से, तब तक उत्तरदायित्व तो हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
तो राजा अशोक जब प्रजा को अपनी संतान मान लेते हैं तो सारा महिला पुरुष संतान सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए अशोक के प्रति निष्ठा पैदा हुई। इसलिए कलिंग के पहले के अशोक दूसरे हैं और कलिंग के बाद के अशोक दूसरे हैं। कलिंग के पहले उन्होंने क्या क्या किया, इसके लिए अशोक को दुनिया में नहीं जाना जाता। कलिंग के बाद उन्होंने जो किया उसके लिए वो दुनिया में जाने जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी अवधेशी बोल रहे थे कि लोग आरोप लगा देते हैं कि सम्राट अशोक ने हथियार रख दिया इसलिए हमारा सत्यानाश हो। यानी हथियार रखने का प्रभाव 1947 तक चलता रहा, इतना बड़ा प्रभाव था। समाज देखिए तमाशा, मैंने हथियार रखा 2300 साल पहले, उसका प्रभाव 1947 तक चल रहा था। मैंने भारत गुलाम हो गया देश हमारा, इसके बीच में सब कायर पैदा होते रहे। तो सम्राट अशोक ने तलवार रखा, ये सबको बताया गया, लेकिन तलवार रखने के बाद क्या, सोना रख के लोहा नहीं उठाया होगा। अगर कोई चीज सोना अगर रखा होगा तो हीरा उठाया होगा, लोहा रखा होगा तो चांदी उठाया होगा, सोना उठाया होगा। तो अशोक ने जान लिया था कि इतना बड़ा साम्राज्य हमारा है, काबुल से कंधार तक, जिसको अखंड भारत कहा जाता है। आज जो बचा है ये तो शेष भारत है। आज जो बना है हमारे देश में, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आज हमारे बीच प्रशासन की नज़र में भी हैं। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली आप लोगों के सम्मान। तो अशोक के बाद जो सेना हमारे भारत में रही उसका उद्देश्य केवल बदल गया। उद्देश्य आक्रमण करना नहीं रह गया, अपनी सीमा की सुरक्षा करना रह गया। आज भी हमारे भारत में जो सेना है बॉर्डर पे, उनका काम क्या है, वो क्या कहलाती है, डिफेंस। वो आक्रमणकारी सेना नहीं हमारी, वो डिफेंस। किसी कोई से पूछेगा आप भारत में डिफेंस में काम करता है, इसका मतलब सुरक्षा करने का हमारा अधिकार है, आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। ये नीति सम्राट अशोक से आई है और ये इंसान का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है। जैसे अभी अचानक सांप रास्ते में जा रहा हो और उस पर आपका पैर पड़ जाए तो सांप का पहला एक्शन क्या होगा, भागेगा या पहले काटेगा? पहले काटेगा। कुत्ता रास्ते में बैठा, उसके पर पैर पड़ गया आपका, तो कुत्ता पहले क्या करेगा, पहले काटेगा या पहले भागेगा? पहले काटेगा। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है कि उसका पहला एक्शन अटैक का है। वो पहले काटेगा फिर भागेगा। और आप क्या करेंगे, पहले कुत्ते पर पैर पड़ गया तो पहले मारेंगे तब भागेंगे कि पहले भागेंगे तब मारेंगे? पहले पैर हटाएंगे कुत्ते पर, बाद में डंडा खोजेंगे तब मारेंगे। तो आपका स्वभाव क्या होगा? स्वभाव डिफेंस का है, इंसान का सुरक्षा करना स्वभाव है, आक्रमण करना का स्वभाव नहीं है। तो सम्राट अशोक ने इंसान के स्वभाव के अनुरूप संस्कार दे दिए। तो किसी भी राजा का महानता इस बात में नहीं है कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है, किसी भी राजा का महानता उसमें है कि उसके साम्राज्य में रहने वाली जनता कितनी सुखी है, कितना खुशहाल है, ये उसका मकसद है। तो सम्राट अशोक का मकसद बदल गया, उनकी सेना का मकसद बदल गया, उनके कर्मचारियों का मकसद बदल गया, उनके अधिकारियों का मकसद बदल गया। अब हमारे द्वारा केवल लोक कल्याण होगा। और बाद में जब संविधान हमारा बनने लगा तो इसी शब्द को संविधान में ला दिया गया। लोक कल्याण मतलब वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना संविधान का भी उद्देश्य है और वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना अशोक का भी उद्देश्य है। इसका मतलब अगर कोई अशोक की बात करता है तो संविधान की बात करता है, और कोई संविधान की बात करता है तो अशोक की बात करता है। लेकिन ये बात जनता तक कैसे पहुंचे? संविधान हमारे देश में बन गया जो सम्राट अशोक के विचारों पर आधारित है, भगवान बुद्ध के दर्शन पर आधारित है हमारा संविधान। लेकिन क्या संविधान बन जाने से काम हो जाता है? पोलियो पीने से देश पोलियो मुक्त हो जाएगा? क्या कानून बनाने से मुक्त हो गया कि लाल किला के प्राचीर से पिलाया गया, वहीं पे सब लोग जाके पीते रहे ड्राप ड्राप? कानून बन गया कि पोलियो मुक्त देश को बनाना है, तो बनने से नहीं हो गया। यह जनता में कैसे पहुंचेगा?
पहले पिलाया गया, फिर भी जनता आके पी ही नहीं, फिर भी लोग नहीं माने, फिर भी हो जा रहा था। तो उसके बाद जब घूम घूम के पिलाया गया और उंगली पर दाग लगाया गया कि कौन पिया है कौन नहीं पिया है, ताकि चिन्हित होता रहे। उसी तरह जब भारत का संविधान बन गया तो बन जाने से देश का नागरिक जान गया, बन गया नहीं जाना, वकील जान गए होंगे, जज जान गए होंगे, नागरिक कहाँ जान पाए। तो जब तक कानून नागरिक नहीं जानेगा तो पालन कैसे करेगा। इस देश हर प्रत्येक नागरिक को पता है कि सामने अगर मंदिर पड़ जाए, मस्जिद पड़ जाए तो सर नवा के आगे जाना है, चप्पल निकाल के सर नवा के आगे जाना है। लेकिन इसी देश के नागरिक को यह पता नहीं है कि राष्ट्रगान जब हो रहा होगा तो जहां हम खड़े रहें सावधान में खड़े हो जाना है, ये किसी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर हमारा राष्ट्रगान चल रहा है और हम भारत के नागरिक हैं, चाहे जहां भी हो, रोड पे, रास्ते में, घर में, जहां भी हो, अगर आवाज हमारे कान में पहुंच गई तो भारतीय संविधान का संस्कार है कि आपको सावधान में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन मंदिर में सर झुकाने का पता है, मंदिर में सर झुकाने को पता है, मस्जिद में सर झुकाने का पता है, लेकिन तिरंगे के आगे झुकाना है ये किसी को पता नहीं है। इसका मतलब हम देश में अच्छे हिंदू बन गए, अच्छे मुसलमान बन गए, लेकिन अच्छे भारतीय नहीं बन पाए तो संविधान का उद्देश्य। इसीलिए आज बवाल हो रहा है, इसलिए बवाल हो रहा है। बवाल के पीछे कुछ मकसद नहीं, बवाल के पीछे कई मकसद है कि हम अच्छे संस्कार में पाले नहीं गए हैं, हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं। कोई बचपन से हिंदू के संस्कार में पला है, कोई बचपन से मुसलमान के संस्कार में पला है, वो निकल के घरों से हिंदू कह रहा है, वो निकल घरों से मुसलमान कह रहा है। ये दोनों घरों की लाठियां जब टकरा रही हैं तो भारत में अशांति का माहौल पैदा हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम भारतीय संविधान के संस्कार में नहीं ढाले गए हैं। जबकि मैं देखता हूं कि गीता के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं तो उसका समाधान उनके पास नहीं है। कुरान के अनुयायी भी आपस में लड़ते हैं तो उनका समाधान उनके पास नहीं है। ये दोनों अगर लड़ते झगड़ते हैं तो दोनों के समाधान न गीता में है न कुरान में, दोनों के संविधान है भारत के संविधान में। तो जिससे हमारा जीवन तय होता है, जिससे हम सब कुछ तय होते हैं, यहाँ तक कि हमारा जीवन और मरण भी वहीं से तय होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। विधि मन क्या होता है? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो विधि मन क्या होता है? क्या पढ़ा दिया हम लोगों को? विधि मन ऊपर वाला। दुनिया किसी भी डिक्शनरी में विधि मन ऊपर वाला नहीं होता, विधि मन भगवान नहीं होता, विधि मन ईश्वर नहीं होता। दुनिया किसी भी डिक्शनरी में विधि मन नियम कानून होता। तो हानि भी विधि के अनुसार, लाभ भी विधि के अनुसार। रोड पे आप किधर चलते हैं? बाएं। क्या है ये विधि है। बाएं चलेंगे तो जिंदा घर जाएंगे और दाएं चलेंगे तो मुर्दा घर जाएंगे। क्यों? क्योंकि विधि के हाथ में है। बाएं चलेंगे तो सही जगह जाएंगे या दाएं चलेंगे तो शमशान घाट चले जाएंगे। तो जीवन मरण किसके हाथ में है? विधि के हाथ में। जस अपजस विधि के हाथ में। अगर कानून के अनुसार काम कर रहे हैं तो आपको जस मिलेगा, और कानून के उल्टा काम कर रहे हैं तो आपको जस मिलेगा। यही तो विधि है और यही भारत का संविधान है। लेकिन हम सारे विधि को उल्लंघन करते हुए सब उल्टा सीधा चलते रहते हैं। इसीलिए हम सबको आज अशोकाष्टमी जो हम मना रहे हैं, सम्राट अशोक की जयंती जो मना रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये विश्व इतिहास के प्रति हमारा समर्पण दिखा रहा है। इसीलिए हमको सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है। बहाने में बहाने से काम नहीं चलेगा। सब लोग कहते हैं सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला। कौन वाला? 2 तल्ला वाला कि 3 तल्ला वाला? सबका मालिक ऊपर वाला है तो 4 तल्ला वाला कि 5 तल्ला वाला? आज तक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, तो सबसे टॉप वाला सबका ऊपर वाला है क्या? ऊपर वाला क्या है? आपके ऊपर सबसे क्या है? ये खोपड़ी है, यही आपका ऊपर वाला है, वाला नहीं है। और जिनको लगता है कि ऊपर वाला उसको खुश कर लेंगे, तो मैं चुनौती देता हूं कि ये ऊपर वाला जितनी डैमेज हो गया, कोई ऊपर वाला काम आने वाला नहीं।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अतः यत्रो नाथो कोई नाथो परोसिया। आदमी अपना मालिक स्वयं है और यही उसका ऊपर वाला है और कोई दूसरा। अगर ऊपर वाला है तो हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, नसें हिलेगी, आँख हिलेगी, कान हिलेगा, सब हिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले के इशारे पर ही सब कुछ हिलता है। तो ऊपर वाला कौन है? इसी के इशारे पर। अगर फेल मार गया तो हथवा ऐसे लकवा मार देगा, हिलवे नहीं करेगा। क्या है इसे? तो हम सच्चाई को स्वीकार करेंगे। तो सम्राट अशोक ये करना चाह रहे हैं। इसलिए सम्राट अशोक का शासन काल जो है नैतिकता का स्वर्ण काल कहा जाता है। नैतिक भारत तभी था जहां आसमान पर बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। ये कौन सा काल था? ये गीत किसी ने लिखा होगा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। अगर ये गीत लिखा गया होगा तो किसी न किसी काल की परिकल्पना की गई होगी, हवा में नहीं लिखा गया। तो आज से जान लीजिए कि जो वह काल था जब ताला नहीं पड़ते थे, वह काल सम्राट अशोक का ही काल था। वही अशोक का काल था जब ताले नहीं पड़ते थे। और क्यों नहीं पढ़ते थे? किसी के डर से नहीं। उसमें एक स्लोगन था हमारे गांव में, समाजों में, लिखने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। अब प्रधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। संविधान का है जो काम, संविधान का है वह तो हमारे संस्कारों में है। हम पहले से उसी संस्कार में पले बढ़े हैं। हाँ, धर्म के चक्कर में बाद में बिगड़ गए, जरूर धर्म के चक्कर में बाद में बिगड़ गए। दिमाग में जहरीले पदार्थ आ गए धर्म के नाम पर। लेकिन जब बात समझ में आ गई कि यही हमारा ऊपर वाला है और हम अपने मालिक स्वयं हैं, हमारा कोई दूसरा मालिक नहीं है। आप सोचिए, जीवन आपका है। अगर टीवी आपके घर में होगी और रिमोट पड़ोसी घर में होगा तो क्या होगा? टीवी आपके घर में होगी और उसका रिमोट पड़ोसी के हाथ में होगा तो क्या होगा? उसकी मर्जी जो होगी करेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपकी मर्जी तब चलेगी टीवी भी आपका, रिमोट भी आपके पास हो। तो जीवन हमारा है तो उसका रिमोट भी हमारे हाथ में होना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में दो तरह के पेड़ों की चर्चा होती है। एक कल्प वृक्ष की चर्चा होती है, कल्प वृक्ष, और एक बोधि वृक्ष है। दो पेड़ भारत में है, एक कल्प वृक्ष, एक बोधि वृक्ष। कल्प वृक्ष कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन बोधि वृक्ष गया में है, बोध गया में मुझे पता है। लेकिन दोनों का मैसेज क्या है? कल्प वृक्ष कहता है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। लेकिन बोधि वृक्ष कहता है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा। क्या फर्क है दोनों में? जो चाहोगे मिल जाएगा वो क्या है, और जो मांगोगे वो मिल जाएगा वो क्या है? यानी जीवन भर मांगना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन हो गया तब भी मांगना पड़ेगा, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, वह शक्ति हमें दो, वहाँ भी मांगना है। उससे बाहर निकल गए, वहाँ नौकरी मांगना है। नौकरी मिल गई तो प्रमोशन मांगना है। तनख्वाह मिल रही है तो बढ़ाने की मांग करना है। और अंत में जिंदगी बच्चों की मांग करना है, हे भगवान बच्चा दे दो। मांगते मांगते बुढ़ापा आ गई। अब बुढ़ापा जब भोगने लगे तो अंत में करें, हे भगवान ले जा जल्दी उठा के हमरा के। माने मांगते मांगते जिंदगी खत्म हो गई। जीवन हमारे अनुसार नहीं चल सका। लेकिन बोधि वृक्ष अगर होता तो जो चाहे वो अर्जित कर लेते। बस फर्क है कि जो आपने उद्देश्य बनाया है, जो आप चाहते हैं, उसके अनुरूप आपको एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो मिलेगा। क्योंकि हम अपनी जिंदगी के मालिक स्वयं हैं, हमारा कोई दूसरा मालिक नहीं है। तो दिमाग में लाइए। अभी सर क्या बोले अपने भाषण में? अत्त दीपो भव। अभी सर बोल रहे थे केशव साहब, अत्त दीपो भव। अत्त दीपक तो क्या है? अपना दीपक स्वयं बनो। तेरा दीपक तेरे काम आने वाला है, पड़ोसी का दीपक उसके काम आएगा। उसी बात को अपना दीपक स्वयं बनो। एक लाइन में सारी बातें कहा के चले गए। लेकिन हमारा दीपक दूसरे के हाथ में, ऊपर वाला नीचे वाला सबके हाथ में। तो सम्राट अशोक इन सारी बातों को नैतिक लेवल पर लाना चाह रहे थे।
सामाजिक लेवल पर चाहना चाह रहे थे और उसी की वजह से पूरा दुनिया जीता उन्होंने। बहुत सारी बातें इतिहास में ऐसी हुए जो हम जानते नहीं, थोड़ा ध्यान जाता है। भारत का नक्शा आप लोगों ने देखा है, सब लोगों ने? भारत का नक्शा, नक्शे के नीचे कौन सा महासागर है? नक्शे के नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। उसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। इंडियन की हिंदी क्या होती है? तो इंडियन की हिंदी जब भारतीय होती है तो हिंद महासागर कैसे हो गया ये? अंग्रेजी में जब इंडियन ओशन है तो हिंदी में उसका भारतीय महासागर होना चाहिए, न कि हिंद महासागर होना चाहिए। ये कितना बड़ा फॉल्ट है। उधर ध्यान नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया, कब से हुआ पता ही नहीं है। बंगाल की खाड़ी, एक खाड़ी हमारे देश में, उस खाड़ी का नाम बंगाल की खाड़ी है। लेकिन बंगाल तो इसका नाम तब पड़ा होगा जब बंगला भाषा आई होगी, बंगला शब्द आया होगा। लेकिन जब बंगाली भी नहीं थे, बंगला शब्द भी नहीं था, बंगाल भी नहीं था, तब भी वो झील थी। उसके पहले उसका नाम क्या था? इधर अरब सागर है। अरब सागर तो तब आया होगा जब अरबी भाषा आई होगी, अरबी बना होगा, तब अरब शब्द आया होगा। लेकिन जब अरबी भी नहीं थी, अरब भी नहीं था, तब भी वो सागर था। उस समय उसका नाम क्या था? यह नाम जानना है तो सम्राट अशोक के शासनकाल का अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हिंद महासागर का नाम अशोक के काल में क्या था। हिंद महासागर का नाम अशोक के काल में भारत महासागर था, और बंगाल की खाड़ी का नाम पूर्वा समुद्र था, और अरब सागर का नाम अपार समुद्र था। पूरा नक्शा ही तहस नहस हो गया और हमको पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि आज जो लोग सरकार में हैं, इसके पहले जो लोग थे, इनका काम ही था केवल शब्दों का परिवर्तन कर देना। दुनिया वैसे ही रहेगी, शब्द बदल जाएगा। जिस हमारे भाई का हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे हम पहले क्या कहते थे? विकलांग कहते थे। अब क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। तो क्या दिव्यांग करने उसका पैर सीधा हो गया? उसका पैर सीधा हो गया क्या? तो जैसे आज केवल शब्द बदला है, फीचर वैसे ही रह गया। उस समय भी फीचर वही था, केवल शब्द बदल गया। ऐसे ही शब्दों का घालमेल चलता रहता है। अब इन सारी बातों को समझने का अवसर आ गया है, हमको समझना चाहिए। एक छोटी सी बात की चर्चा करूंगा कि आज बहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और एक बार फिर चाहता हूं अपने लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बहुत गंभीर चर्चा करने वाला हूं। अक्सर मैं अपनी बहनों को देखता हूं तो चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि सबके गले में एक माला झूल रही है। उस माला का नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र जो शब्द है, ये पाली भाषा का शब्द है, और इसका आविष्कार भगवान बुद्ध के ज़माने में हुआ था। क्योंकि उस समय भाषा पाली थी, उसमें और कोई भाषा नहीं थी आज वाली, सब भाषा पाली थी। तो पाली भाषा में मंगल माने अच्छा होता है, आज जो सूत्र कहलाता है वो उस समय शुद्ध होता था। उस समय त्र नहीं था पाली भाषा में, पुत्र सूत्र त्र नहीं होता था, तो उसमें मंगल सूत्र कहा जाता था, जिसको बाद में हिंदी में मंगल सूत्र कहा जाने लगा। तो मंगल सूत्र का मतलब क्या? मंगल माने अच्छा, हैप्पीनेस, और सूत्र माने फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है, जिसको पति और पत्नी अपना लें तो उनका जीवन मधुर से मधुरतम हो जाएगा। वो सूत्र तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मंगल सूत्र सबके गले में है। और हमारी बहनों को इस बात का भ्रम हो गया है कि जितना महंगा मंगलसूत्र रहेगा उतना ज़्यादा पति से पटेगी हमारी। लेकिन देखा क्या जाता है कि जिसके गले में जितना ज़्यादा महंगा मंगलसूत्र है, उसके पति पत्नी उतना ही जितना बवाल होता है। इसका मतलब कि मंगलसूत्र पहनने से मधुर संबंध नहीं होगा, मंगलसूत्र का पालन करने से मधुर संबंध होगा। क्योंकि A+B का होल स्क्वायर एक सूत्र है। इसको रट लीजिए या कागज पर लिख लीजिए और लॉकेट बना के लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर से दवाई लिखवा लीजिए और प्रिस्क्रिप्शन का माला लगा के गले में लगा लीजिए, तो क्या बुखार ठीक हो जाएगा?
उसमें लिखी दवाई उसको खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब बुखार जाएगा। तो उसी तरह मंगलसूत्र जो है वो फार्मूला है, और फार्मूला A+B का होल स्क्वायर है। तो A का मान रखना पड़ेगा, B का मान रखना पड़ेगा, तब उसका उत्तर आएगा। अब जिसको A का मान पता ही नहीं है, B का मान पता ही नहीं है, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो मंगलसूत्र का एक सूत्र की चर्चा आज मैं कर दूंगा, बस केवल एक सूत्र। और एक सूत्र क्या है कि आज हमारे घर परिवार में, चूंकि सम्राट अशोक का संबंध घर परिवार से था, वो एक सामाजिक सम्राट थे, न कि वो दिल्ली लखनऊ के सम्राट तो थे ही, लेकिन एक सामाजिक सम्राट थे। अगर सामाजिक सम्राट ना होते तो अपने शिलालेख में क्यों लिखवाते कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए, नौकर चाकरों का सम्मान करना चाहिए। एक राजा नौकर चाकर की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? आप बोला कि नौकर चाकर की क्या भूमिका हमारे परिवार में है? उसकी भूमिका भले कुछ न दिखती हो, लेकिन 40 लाख की गाड़ी है तो पंचर करने के लिए एक छोटा सा कांटा कम नहीं है, एक कांटा कमजोर नहीं है खराब करने के लिए संबंधों को। इसलिए अंतिम कड़ी का भी ध्यान रखना होता है, तो सम्राट अशोक इसका ध्यान रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये मंगलसूत्र क्या है? एक सूत्र की चर्चा करूंगा, क्योंकि समाज और परिवार में 97% से ज़्यादा जो झगड़े और बवाल होते हैं वो बोली को लेकर होते हैं, शब्दों को लेकर होते हैं। ऊंचा बोल दिया, नीचा बोल दिया, तीखा बोल दिया, कड़वा बोल दिया, बोली को लेकर होते हैं। खाने पीने को झगड़ा बहुत कम होता है, खाने पीने को पहनने ओढ़ने के लोग अब झगड़ा नहीं होता है। अब